Very good morning to all of you. Today we are going to discuss second chapter of the first unit, management as science, art and profession. In this video we are going to discuss first two topic, that is management is science or an art. Very first we are going to discuss management as science. In this concept, we are going to discuss meaning of science firstly. What is science? Science है क्या? Science is a systematic body of knowledge that explains certain general truths. It establishes cause and effect relationship between two or more variables and underlines the principles governing their relationship. In simple words, we can say that it is a knowledge which is acquired on the basis of observation and experiments, and verification of this knowledge is also possible. साइंस में जनरल ट्रुथ्स हैं और ये जो जनरल ट्रुथ्स हैं ये इसी तरह से प्रपाउंड जनरली नहीं किए गए हैं. इनके पीछे बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारी टेस्टिंग्स हैं. बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने ऑब्जर्वेशंस ली, उनके एक्सपेरिमेंट्स किए, लैब्स में टेस्टिंग्स की और फिर कुछ फैक्ट्स को जनरल ट्रुथ्स, प्रिंसिपल्स की फॉर्म में अप्लाई किया. हर प्रिंसिपल के पीछे कॉज और इफेक्ट की रिलेशनशिप है और इसी को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं. और हम इस रिलेशनशिप को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या ये रियल में इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा. यही सब क्या है? साइंस है. एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. ए पर्सन कंप्लीट्स हिज स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग. ड्यूरिंग दिस कोर्स ही गेट्स ए कंप्लीट थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट. अब एक पर्सन कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में स्टडी करता है, इंजीनियरिंग में स्टडी कर रहा है, तो उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर थ्योरेटिकल नॉलेज ली. ये क्या है? अगर हम नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसने क्या अटेन किया? साइंस अटेन किया. यानी कि नॉलेज क्या है? एक पर्टिकुलर साइंस है. किसी भी चीज़ की नॉलेज लेना रियल में क्या है? साइंस है. क्यों? क्योंकि वो एक जनरल ट्रुथ है. जो भी नॉलेज है वो जनरल ट्रुथ है. जो भी नॉलेज है वो सिंपल बुक्स में राइट नहीं की हुई या कोई आपको बता नहीं रहा. वो एक ऑब्जर्वेशंस, वेरियस एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही उस नॉलेज को जनरल ट्रुथ में कन्वर्ट किया गया है. और इन्हीं जनरल ट्रुथ्स के बेस पर बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी बनाए गए हैं. साइंस के प्रिंसिपल्स हम जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए हैं. न्यूटन लॉ, ग्रेविटी लॉ, ये सब हमने पढ़ा है. ठीक है. ये सब कैसे बने? ये लॉज कैसे बने? जनरल ट्रुथ्स कैसे बने? विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस. तो यही क्या है? साइंस है. नाउ कम टू द characteristics of science. First one is universally applicable या universally acceptance principles. Scientific principles represents basic truth about a particular field of inquiry. These principles may be applied in all situations, at all time, at all places. साइंस ने जो भी प्रिंसिपल्स बनाए हैं वो स्पेशली बेसिक नॉलेज के ऊपर हैं, जनरल ट्रुथ्स हैं. पूरी इंक्वायरी यानी कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही उनको जनरल ट्रुथ्स में कन्वर्ट किया गया है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऑल सिचुएशंस में, ऑल टाइम पर, ऑल प्लेसेस के ऊपर इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं. ग्रेविटी लॉ विच कैन बी अप्लॉयड इन ऑल कंट्रीज. ये नहीं है कि वो इंडिया में इम्प्लीमेंट होगा और जापान में नहीं होगा, हर जगह होगा. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड एनीवेयर एंड इन एवरी सिचुएशन. सेम इसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी जो क्या है वो हर सिचुएशन में, हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं. बट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट एज द साइंस, एज देयर एप्लीकेशन मे नॉट यील्ड द डिजायर्ड रिजल्ट ऑलवेज. अब यहाँ पर एक क्लॉज इम्प्लीमेंट हो रहा है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वैसे तो वो हर जगह, हर सिचुएशन में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, लेकिन उनके जो रिजल्ट्स हैं वो हर जगह पर सेम नहीं आएंगे. क्यों सेम नहीं आएंगे? क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हम कहाँ अप्लाई करते हैं? ह्यूमन बींग्स पर अप्लाई करते हैं. और ह्यूमन बींग्स का जो नेचर है, जो बिहेवियर है, वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग हो सकता है. एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप बहुत हैप्पी हो सकते हो, दूसरी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप सैड हो सकते हो,
ठीक है। तो मतलब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर। और जबकि जो साइंस के प्रिंसिपल हैं वो एग्जैक्ट साइंस हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो नॉन लिविंग बींग्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं। लिविंग बींग्स पर भी होते हैं काफ़ी प्रिंसिपल, लेकिन ज़्यादातर प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, जिनमें फीलिंग्स नहीं होती, इमोशंस नहीं होती। लेकिन ह्यूमन बींग्स के ऊपर जो प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट होते हैं उनमें फीलिंग्स, इमोशंस, एक पर्टिकुलर बिहेवियर होने की वजह से उनके रिजल्ट्स ऑलवेज सेम नहीं रहते। जो भी प्रिंसिपल ह्यूमन बींग पर इम्प्लीमेंट होगा वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रिजल्ट्स देगा आपको। तो इसीलिए साइंस की तरह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स तो ज़रूर हैं, लेकिन वो एक एग्जैक्ट साइंस नहीं कहे जाते। क्यों नहीं कहे जाते? क्योंकि साइंस की तरह वो नॉन लिविंग थिंग्स पर इम्प्लीमेंट नहीं होते। मैनेजमेंट के सभी प्रिंसिपल्स लिविंग बींग्स के ऊपर, ह्यूमन बींग्स के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, इसीलिए उनको एग्जैक्ट साइंस नहीं कहा जा सकता। Next one is experimentation and observation. Scientific principles are derived through scientific investigation and researching. That is, they are based on logic. हर साइंस का जो प्रिंसिपल है उसके पीछे एक लॉजिक है। एग्जाम्पल लीजिए, द अर्थ हैज राउंड द सन हैज बीन साइंटिफिकली प्रूव्ड। अर्थ जो है वो सन के चारों ओर राउंड लगा रही है, ये बात प्रूव हो चुकी है। Management principles are also based on scientific inquiry and observation. They have been developed through experiments, practical experiences of large number of managers. Scientific principles की तरह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं, वेरियस मैनेजर्स हैं, उन्होंने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट किए, फिर ही साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की तरह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को प्रपाउंड किया गया। It is observed that the fair remuneration to personal helps in creating a satisfied workforce. अब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने इस टॉपिक पर स्टडी किया कि अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरीज देते हैं तो वो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होकर अपना काम करते हैं, यानी कि वो अपना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन काम में दे पाते हैं। अगर उनके सैलरी पैकेजेस अच्छे नहीं हैं तो बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते। अब ये बात कैसे आई? यानी कि जो प्रिंसिपल प्रोपाउंड हुआ, इक्विटी का जो प्रिंसिपल प्रोपाउंड हुआ, वो कैसे हुआ? वेरियस ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स। ये एक्सपेरिमेंट्स किसने किए? मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने किए। यानी कि कहने का क्या मीनिंग है बेटा यहाँ पर, कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने भी साइंटिस्ट्स की तरह बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उन एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद ही साइंटिफिक मैनर में उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स प्रपाउंड किए। नेक्स्ट इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. Science is a systematized body of knowledge whose principles are based on a cause and effect relationship. Management satisfies this feature as it also has a systematized body of knowledge built up by the management experts over a considerable period of time. जिस तरह से साइंटिस्ट्स ने बहुत सारे प्रिंसिपल प्रपाउंड किए, उनके पीछे क्या है? कॉज और इफेक्ट की एक रिलेशनशिप है। सेम इसी तरह से हमारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स प्रपाउंड किए और उनके पीछे भी कॉज और इफेक्ट की रिलेशनशिप है। यानी कि एक प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट होता है तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं। डिवीज़न ऑफ वर्क का अगर प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिलता है? स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिलता है? काम स्पीड से हो सकता है, डिसीजन में डिले नहीं होता है, वर्कर्स जो हैं वो डेवलपमेंट लेते हैं, ठीक है, उनमें बहुत सारे नए क्रिएटिव आइडियाज़ आने लगते हैं। ये सब कुछ क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स हैं। नाउ कम टू द कंक्लूजन ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस। अब हम कंक्लूड करेंगे कि फाइनली मैनेजमेंट एक साइंस है या नहीं है। इट कैन नॉट बी डिफाइंड दैट मैनेजमेंट हैज़ ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, बट इट हैज़ एन एग्जैक्ट as that
of other physical science like bio, physics, and chemistry. The main reason for the inexactness of science of management is that it deals with human beings and it is very difficult to predict their behavior accurately. मैंने पहले भी डिस्कस किया कि ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर अलग अलग सिचुएशंस में क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है. सिंस इट इज़ ए सोशल प्रोसेस देयरफॉर इट फॉल्स इन द एरिया ऑफ सोशल साइंसेज. यानी कि हमारा जो मैनेजमेंट है उसको साइंस कहने की बजाय हमें क्या कहना चाहिए, सोशल साइंस कहना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बींग्स आर द सोशल एनिमल्स. इट इज़ ए फ्लेक्सिबल साइंस and that is why its theories and principles may produce different results at different times, and therefore it is a behavior science. Andreas Dale, a management expert, has called it is a soft science. तो यानी कि हम मैनेजमेंट को रिजिड साइंस नहीं कह सकते, हम इसे बिहेवियर साइंस कहेंगे, हम इसे सोशल साइंस कहेंगे, हम इसे सॉफ्ट साइंस कहेंगे. क्यों कहेंगे? क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स किस पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ह्यूमन बींग्स पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, और ह्यूमन बींग्स का जो बिहेवियर है वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग हो सकता है. कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट. आर्ट implies application of knowledge and skill to trying about desired result. An art may be defined as personalized application of general theoretical principles for achieving best possible results. Art has the following characters. Now come to the features or characteristics of the art. One is theoretical knowledge. Art is always based on certain theoretical knowledge. On the basis of this knowledge, one can understand how a particular work can be accomplished. In this context, management is an art as a lot of literature is available in various areas of management. देखिए, आर्ट में बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज जो है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं. आर्ट रियल में क्या होता है, काम करना आर्ट होता है रियल में. अब जो हमने थ्योरेटिकल नॉलेज वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ली है, उस इंस्टीट्यूशन से ली गई नॉलेज को हमें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अपने वर्क प्लेस पर इम्प्लीमेंट करना होता है. अब वहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, सभी के पास सेम लेवल की नॉलेज है. एक कंपनी है जहाँ पर 50 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, सभी ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कि अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस से डिग्रीज ली हैं, नॉलेज ली है. अब वो अपनी नॉलेज को अपने वर्क प्लेस पर, ऑर्गेनाइजेशंस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनका इम्प्लीमेंट करने का मेथड क्या होगा, अलग अलग होगा. सभी अलग अलग मेथड से उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करेंगे. आपके स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं, सभी का प्रोफेशन क्या है, टीचिंग. सभी आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, आपको नॉलेज दे रहे हैं. लेकिन सभी के जो टीचिंग मेथड्स हैं, नॉलेज देने के तरीके हैं, वो क्या है, डिफरेंट है. इट इज़ आर्ट. ठीक है. एक ग्राउंड में 5 और 10 प्लेयर्स प्ले कर रहे हैं, सभी क्या हैं, टीम के प्लेयर हैं. सभी का काम क्या है, बैटिंग करना, बॉलिंग करना, फील्डिंग करना. ठीक है. लेकिन हर पर्सन एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है. ठीक है. काम सभी कर लेता है वो एक पर्टिकुलर पर्सन बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, फील्डिंग भी कर लेता है. लेकिन हम कहते हैं ना कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज एक्सपर्ट इन बॉलिंग, एक्सपर्ट्स इन फील्डिंग. ठीक है. तो ये सब क्या है, उसकी आर्ट है. जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, एक ही टॉपिक को अगर आप 2 टीचर से अलग अलग समझते हो, तो कभी आपको लगता है कि फर्स्ट टीचर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, कभी आपको लगता है सेकंड टीचर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया. तो ये उनकी एक्सप्लेनेशन क्या है, आर्ट है. नॉलेज सभी को वही है, थ्योरेटिकल नॉलेज सभी की वही है, लेकिन एक्सप्लेन करने के तरीके क्या है, उनकी आर्ट है. तो सेम इसी तरह से हमारे जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में भी बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है. वो लिटरेचर क्या है, हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, हमारे मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं, हमारे मैनेजमेंट की अपनी थ्योरीज हैं. वो सभी क्या है, हमारे मैनेजमेंट का लिटरेचर है. और उस लिटरेचर की हेल्प से मैनेजर्स जो हैं वो बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, बहुत सारे जो हैं अपने काम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज पर्सनल स्किल. अब हर पर्सन का काम करने का अपना तरीका है,
हर पर्सन की जो नॉलेज है उस नॉलेज को वो अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करता है। थ्योरेटिकल बेस मे बी सेम फॉर एवरी आर्टिस्ट बट ईच वन हैज़ हिज ओन स्टाइल। ठीक है, थ्योरेटिकल बेस क्या है, सभी आर्टिस्ट का सेम है, हम आर्टिस्ट का एग्जांपल लेते हैं, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का क्या है, सभी का अलग अलग स्टाइल है। एम.एफ. हुसैन का मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है। देयर आर सेवरल क्वालिफाइड पेंटर्स बट एम.एफ. हुसैन इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज स्टाइल। अब आर्ट, सभी ने अपनी अपनी आर्ट शो करनी है। ठीक है, पेंटर्स हैं हमारे सोसाइटी में, बहुत सारे पेंटर्स हैं, लेकिन एम.एफ. हुसैन को एक बेस्ट पेंटर का अवार्ड क्यों दिया गया? क्योंकि वो अपनी आर्ट को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। उनकी बनाई हुई पिक्चर्स जो हैं वो मिलियंस, करोड़, लैक्स में सेल होती हैं। अब इसी बात को अब आप मैनेजर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करो। मैनेजर्स बहुत सारे हैं, सभी अपनी अपनी स्किल से अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ फेमस मैनेजर्स हैं, उनको कहा जाता है कि ये बहुत अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, आप टीवी, न्यूज़, मैगजीन्स में देखते हो, आदित्य बिरला, राहुल बजाज, इन सबको क्या कहा जाता है? बेस्ट मैनेजर्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास पर्सनल स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि अपने वर्कर्स से बहुत अच्छे से काम लेना जानते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी। एवरी आर्टिस्ट हैज़ एन इम्प्लीमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इन लाइन. That is why he aims at producing something that has never existed before, which requires combination of intelligence and imagination. हर पर्सन के पास इंटेलिजेंसी और इमेजिनेशन का अलग अलग लेवल होता है। सेम यही बात कहाँ इम्प्लीमेंट हो रही है? मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट इज आल्सो क्रिएटिव इन नेचर लाइक एनी अदर आर्ट। जिस तरह से आर्ट में क्रिएटिविटी होती है, सेम इसी तरह से मैनेजमेंट में भी क्रिएटिविटी होती है। मैनेजमेंट में क्या क्रिएटिविटी है, यानी कि मैनेजर्स अपनी क्या क्रिएटिविटी शो करते हैं? इट कंबाइंस ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज इन यूजफुल वे सो एज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। मैनेजर्स को क्या करना है? ह्यूमन बींग्स, मशीनों से, इंफ्रास्ट्रक्चर से काम लेना है, और फाइनली आउटपुट किसको देनी है? ऑर्गेनाइजेशन को। मैनेजर्स इन मशीन्स और नॉन मशीन बीइंग्स के बीच में बैलेंस बिठाते हैं, कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। नेक्स्ट वन इज परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। आपको पता ही है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितने काम को बार बार हम करते हैं तो उतने ही हमारे रिजल्ट्स क्या आने लगते हैं? बेटर आने लगते हैं। आप इस वीडियो लेक्चर को फर्स्ट टाइम सुनोगे तो कुछ कम नॉलेज अटेन करोगे, सेकंड टाइम सुनोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा, थर्ड टाइम आप इसका टेस्ट दोगे और अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, चैप्टर और अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। फाइनली फाइनल एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते हम इस चैप्टर को 5 और 6 टाइम्स जो हैं रीड कर लेंगे, रेडी कर लेंगे, तो फाइनली एग्जाम में ऑटोमेटिक आउटपुट जो है वो क्या आएगा? बेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि हमने बार बार क्या किया? इस चैप्टर का प्रैक्टिस किया। Every artist becomes more and more proficient through constant practice. Similarly, managers learn through an art of trial and error initially. Very important word, trial and error. But application of management principles over the years makes them perfect in the job of managing. अब स्टार्टिंग में जब प्रिंसिपल्स प्रपाउंड किए गए तब वो किस बेस पर लिए गए? ट्रायल एंड एरर मेथड के बेस पर लिए गए, कि ऑब्जर्वेशंस लेनी थी। मैनेजर्स ने अपने स्टाफ के ऊपर, अपने ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, ट्रायल्स किए। उन ट्रायल्स में से कुछ ट्रायल्स फेल भी हो गए, यानी कि उनमें एरर शो हो गया। जिनमें एरर शो हो गया उनको हम प्रिंसिपल की फॉर्म में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, और जो फाइनली सक्सेसफुल रिजल्ट लेकर रहे उनको हमने क्या किया? ऑर्गेनाइजेशंस में इम्प्लीमेंट किया, और फाइनली वो एक दिन जनरल ट्रुथ बन गए, वो साइंस भी बन गए एक दिन। ठीक है, सभी मैनेजर्स उनको फॉलो करने लगे। ठीक है, हेनरी फ्योल, F.W. टेलर ने उनको जनरल ट्रुथ की फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर दिया। तो परफेक्शन से, बार बार प्रैक्टिस करने से ही जो मैनेजर्स थे उन्होंने जो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को आर्ट की फॉर्म में वो लेकर आए, कि हर पर्सन इन प्रिंसिपल्स को अपने तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता है। ये बात हम पढ़ेंगे यूनिट 2 में, कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं? काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल भी हैं। Now come to the conclusion of management as an art.
Thus, we can say that management is an art, therefore, it requires application of certain principles. Rather, it is an art of highest order because it deals with molding the attitude and behavior of people at work towards desired goals. Thank you for watching this video.